मैं आमंत्रण देना चाहता हूं इस मंच के। मैंने कहा ना कि एक कवि ऐसा है जो घटोत्कच जैसा है। घटोत्कच जानते हैं ना, भीम का बालक जो जंगल में रह गया था, तो ये वहीं से पकड़ के लाए हैं हम। आप जब इसको सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि भूमिका भी कम बनानी है, कवियों को ज्यादा समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं भूमिका को शॉर्ट करता हूं। बस ये चाहता हूं कि मेरे निमंत्रण पर एक बार जोरदार तालियां आपकी आए और बड़े मन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रिय भाई विनोद पाल अपनी कविता लेकर। बस मैं पहले ये जो 3 बच्चे भाग रहे हैं इनकी मम्मी से इतना बोलूंगा, बस इन्हें 10 मिनट संभाल लो आप, उसके बाद मैं खुद इन्हें गोद में लेके बैठूंगा यहाँ पे। बस 10 मिनट की बात है, पहले ही समय कम है। अभी भी कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे इस बात को कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। बहुत अच्छे। आदरणीय सौरभ जैन जी हमारे इस काव्य मंच के, काव्य समाज के पहले कवि हैं भारत के जो रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन करते हैं। भाई साहब, पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। अब भाभी जी ने करवा चौथ पे व्रत रखा हुआ था इनके लिए, उन्होंने जैसे ही थाली घुमाई, सौरभ भैया बोले यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। तालियां तो इस बात पे बजाना, अगले 15 दिन तक मैं और प्रतीक गुप्ता इनके लिए हॉस्पिटल में दूध और केले लेके गए थे भाई साहब। और प्रतीक गुप्ता कौन सा दूध का धुला है? प्रतीक गुप्ता जब 12वीं पास हुआ था, हो गया था ना, हो गया। हाँ, तो जब ये 12वीं पास हुआ था, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जैसे लड़कियों की कॉलेज से छुट्टी होती थी, प्रतीक गुप्ता लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, प्रतीक गुप्ता लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी। मैं सही बता दूं, देखिए मैं और मंजू जी होटल के बाहर खड़े थे, जिस होटल में आपने भाई साहब व्यवस्था करवाई है, मैं और मंजू जी उस होटल के बाहर खड़े थे। किसी आदमी की पत्नी मर गई थी यहाँ पर, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था, उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनते हैं बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को डंका। और देखो पुरुष ही ताली बजा रहे इस बात पे। मैं 4 पंक्तियां, आप अब की बार महाकुंभ लगा, महाकुंभ में आपने देखा होगा कई लोग नहाने गए, वहीं से 4 पंक्तियां आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, और दावा करता हूं कि सिर्फ 3 पढ़ूंगा पंक्तियां। चौथी पंक्तियां सबसे पहले महिलाएं समझेंगी, उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष समझ जाएंगे। सुनना, सभी महिलाओं को समर्पित ये पंक्तियां सुनना कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया पिछले कुंभ में जो सास खो गई थी ना, ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। जब भी मैं चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। बहुत अच्छा। महिलाओं का, मैं इस क्षेत्र में भाई साहब दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है।
उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। तभी पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। ताली बजाने वाली बात नहीं है, 10,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। हंसी की बात नहीं कर रहा, मैं बतला दूं। देखिए हास्य कहां से निकलता है, हास्य सुनिएगा कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक। विपक्ष समझते हैं आप? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चला गया भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चला गया। आंध्र प्रदेश में किसी को हिंदी जल्दी से आती नहीं है, तो राहुल गांधी जो भीड़ के बीच में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहे थे, तो जहां पे बहन जी बैठी हुई है, इसी जगह पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल गांधी जी पास आए, महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, स्टेज पर आकर बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। बगल में भाषण लिखने वाला भाग के आया, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। परिस्थितियां हमारे घर से निकली और हमारे घर से निकल के इतनी फैल गई भाई साहब। 4 पंक्तियां देता हूं आपके बीच में कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। बस ये याद रखना, इस वक्त दिल्ली का जो पहला सीएम था उसको दिमाग में रखना, और ये 4 पंक्तियां सुनना। दिल्ली का जो पहला सीएम था उसको दिमाग में रखना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। उसने जवाब दिया 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्तियां आपकी। समझ जाओ तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक इस मंच को खोल दीजिएगा। लड़की ने बोला भाई तूने उसको क्यों छोड़ दिया। लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। मैं अभी भी जो लोग पीछे तक है, मैं एक बात बतला दूं, मैं जैन समाज की इज्जत इस दिल से करता हूं। उसका कारण है आज जब अपनी बात मनवाने के लिए लोग रोड पे चक्कू, डंडे और ना जाने क्या क्या रिवॉल्वर, पिस्तौल लेके रोडों पे उतर जाते हैं। मैं जैन समाज को नमन करता हूं। मुंबई में सिर्फ रोड पर चले और अगले दिन से मंदिर बनना स्टार्ट किया। मैं ऐसे जैन समाज को नमन करता हूं। जिंदाबाद। और मैं जानता हूं कि समय थोड़ा सा कम है, मैं बस एक विदाई वाला दृश्य दिखला देता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के मुझे बतला देंगे तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। हाँ, जो नहीं जानते तो सुन लीजिए, आज भी दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में आज भी यह प्रथा है, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ने जाता है। बस दिक्कत अब की बार ये हुई, लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुने, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं था, लेकिन आपके जैन समाज के 2 व्यक्ति वहीं पे ही थे। कहां चले गए शास्त्री जी? शास्त्री जी और ये जो लाल शर्ट में बैठे हुए हैं भाई साहब। शास्त्री जी इस तरफ खड़े थे और लाल शर्ट वाले भाई साहब एक बार आप खड़े हो जाएंगे, लोग एक बार व्यक्तित्व देख लेते तो मजा आता है। एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हाँ, ये व्यक्तित्व है। हाँ, तो शास्त्री जी इस तरफ खड़े थे, ये वाले भाई साहब इस तरफ खड़े थे। लड़की के बाप ने, जैसे पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, अब कोई सगा मामा तो था नहीं, लेकिन ये 2 व्यक्ति वहीं पे थे। पहले शास्त्री जी से बोला बेटे शास्त्री बेटे उठा दियो बस जरा, थोड़ी सी देर की बात है। तो शास्त्री जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की को 25 किलो से 150 किलो हुआ प्रतिदिन देखा था। शास्त्री जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा था और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा था। तो जैसे ही शास्त्री जी से बोला बेटे शास्त्री उठा दियो, तो शास्त्री जी मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोले थे कोई भारी चीज मत उठाइयो नहीं तो टाके टूट जाएंगे। अच्छा कोई बात। इधर अपने लाल शर्ट वाले भाई साहब खड़े थे। लाल शर्ट वाले भाई साहब से बोला बेटे तू उठा दियो जरा। ये बेचारे 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत हूं।
जैसे इनसे बोला बेटे उठा दिया तो एकदम से बहाना भी इनका सुनो, ये मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा, अब ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है, पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा है, उसे पता ही नहीं है यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो मुझे बताना। अब पीछे अपने सौरभ जैन जी भी थे, कह रहे बेटे यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलते बोलते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, लड़की के बाप के पास आ गया और लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी उसका बीपी कंट्रोल में था, उसकी सांसें फूल नहीं रही थी और उसका शरीर कांप नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी उसके शरीर में ये तीनों चीजें कहा है अंकल जी पीछे ये क्या करना है अंकल जी? उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी नहीं हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये वाले भाई साहब आए जो बिल्कुल आगे बैठे चेक वाली शर्ट में, ये आए, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करा, लेके आ मतलब ये इस वाले गेट तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लिया जा। कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने लाल टी शर्ट वाले बाबूजी आए और ये आए और इन्होंने मेरी जंग फिल्म अनिल कपूर का गाना गाया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। ओ जीत जाएंगे अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था और हाथ रख के उसे शिक्षा दे रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तुम लिख के दे दो मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा था, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुनकर तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। बोला कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल धरने वाले काम कर रहे। लाड लाड में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी कोने में खड़ी थी और अपने पति की हालत देख के बोली आज नहीं बचेंगे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी का। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये जैन समाज वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ 35 किलो की, जिसने उठा रखा था उससे भी 5 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विदाई पे, तो वो जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने उठा रखी थी और जमीन पे लेट के बोली मैं तो मर जाऊंगी, इस छोरी को मत लेके जाऊं, मैं तो मर जाऊंगी, यहीं पे छोड़ दो मैं यहीं मर जाऊंगी। वो बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। पंडित जी आ गया, बोले जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ देगा।
अब वो बिल्कुल गेट पे पहुंच गया, उसकी आंखों में चमक के बस अब लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भैया मेरी सुपारी पारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह भैया क्या कर रही है? कह भाई बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की अटक भी तो नहीं है। अब दादी ने एक गाना गाया, उस एक गाने पे जो मोस्टली 80 साल और 90 साल की जितनी भी हमारी बुजुर्ग औरतें होती है वो विदाई पे यही वाला गाना गाती है। उन्होंने बोला, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। मगर दोस्तों एक बात जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि हमसे ये जो छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, ये छोटी बच्चियां, बेटा बाहर एक ऐसा माया जाल चल रहा है। लोग मुसलमान लोग हिंदुओं के नाम रख के हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे हैं प्रेम के जाल में। तो बस इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए 4 पंक्तियां कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। वाह। सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना, और रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। और अगर जहां मैं 4 पंक्तियां बेटियों को समझाते हुए कहता हूं, यहाँ पुरुष समाज बैठा हुआ है, ये बेटे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं हमारे को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पुरुषों को देके अपनी जगह पर बैठता हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम, अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत। धन्यवाद।